चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 9 चैप्टर, ये आपका आपने मेनली तकरीबन समझो ना करने के बराबर ही है। बस आपने एक दफ़ा डायग्राम देखनी है और आपने ये जो है कि इन्फेंट्स में अडल्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये आपने टेबल एक दफ़ा लास्ट में इसको देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट। ये मेनली करवाते नहीं होते, ना ही इतना कुछ आता होता है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा रीड कर लें, सिर्फ इन टेस्ट के नाम रीड कर लें तो ये है, अगर MCQ में आ भी गया तो आपको आना चाहिए। ठीक, इस तरह से हम जो है इसको टेस्ट करते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ट्यूबल ब्लॉकेज। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि डिसऑर्डर ऑस्ट्रेजियन ट्यूब की क्या काउजेज़ होती हैं, और ये काउजेज़ आपकी जो है टेबल में दिया हुआ है। सो ये आपका जो है वो SCQ है। ठीक है, ये कर लेना आपने, इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो है ये ऑस्ट्रेजियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन की काउजेज़ क्या क्या होती हैं, ये आपने दफ़ा रीड कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका ट्यूब दिया हुआ है पैचुलस ऑस्ट्रेजियन ट्यूब। इसमें क्या होती है कि इसमें ट्यूब जो होती है वो एबनॉर्मली पेटेंट रहती है। मतलब ये कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि ट्यूब जो होती है वो क्लोज़ होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं या हम कुछ खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ओपन हो जाती है, और मतलब बीच बीच में ओपन हो रही होती है। इसलिए जो हमारे मिडिल एरिया की ड्रेनेज या कोई डिस्चार्ज वगैरह होता है वो ड्रेन हो के जो है वो ड्रेन होके फिनिक्स में आता है, वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन अगर क्या होता है कि कुछ काजेज़ ऐसी होती हैं वो इडियोपैथिक हो सकती हैं, या अचानक से जो है रैपिड वेट लॉस हो, या प्रेगनेंसी के अंदर, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि पेटेंट रह जाती है। फिर क्या होता है कि जब पेशेंट बोलता है तो उसको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा कहते हैं ऑटोफेनी कहते हैं। सो ये जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ तक आपने करना है, इसकी 2-3 बातें हैं वो जो कि आपने करनी है। अब तक जो हमने चैप्टर्स किए हैं उसमें ये है कि 8 चैप्टर किया, जिसमें क्या था मेनली ऑडिटरी कैनाल का था प्रॉब्लम सारा का सारा। अब उसके बाद चैप्टर 8 के बाद चैप्टर नंबर 10 आपका मेन है। मतलब सबसे पहले पूरी ईयर में देखें चैप्टर नंबर 8 के बाद 10 पे आ जाना है। 10 में क्या है कि मिडिल ईयर के प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन आना ही आना होता है ईयर में से। इसमें जो आपका दिया हुआ है ASOM दिया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे से इसको रीड करना है। इसके ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, इसका रूट क्या होता है मेनली, ठीक है, ये वाला मेनली इसका होता है। इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो करवाते होते हैं, यही आपके सिनेरियो, इन्हीं फैक्टर्स में से ही जो ना एक दिया होता है। और इसमें कौन से मेनली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कहते हैं इन्फेंट्स यंग चिल्ड्रन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा हो गया, बाकी जो है ना इनके नाम है आपने याद रखने हैं। स्टेजेस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछते हैं स्टेजेस लिखें, या फिर स्टेजेस के जो है ना कोई फीचर दिया होता है। सो सबसे पहले क्या होगा कि ट्यूब की ब्लॉकेज होगी, किसकी, ऑस्ट्रेजियन ट्यूब की जो है वो ब्लॉकेज होगी। ब्लॉकेज होने के बाद क्या होगा कि अंदर की तरफ नेगेटिव प्रेशर होगा, और इसके अलावा जो है अंदर डिस्चार्ज होगा, ऑर्गेनिज्म आएगा, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वगैरह होंगे। सो अगर हम बात करें स्टेज ऑफ प्री सपोरेशन, मतलब सपोरेशन स्टार्ट नहीं हो उससे पहले क्या होगा कि एयर जो ना कान में दर्द होगा, और कैसा होगा, थ्रॉबिंग इन नेचर होगा, डेफनेस, टेनाइटिस वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। जब हम देखते रहते हैं इसके टिम्पैनिक ब्रेन को, तो जिसका सेंट्रल पार्ट है वो कंजस्टेड सा होगा। हमें ब्लड वेसल्स जो है वो नज़र आएंगी, कहाँ पर नज़र आएंगी, हैंडल ऑफ मेलिस की इर्द गिर्द इस तरह से स्प्रेड, इस तरह सपोज ऐसी है, तो इस तरह से हमें जो है वो रेडनेस नज़र आ रही होगी, जिसे हम कहते हैं कार्ट व्हील अपीयरेंस कहते हैं। सही है, तो ये हमें रेड कलर की नज़र आएगी, किस कलर की, यूनिफॉर्मली रेड कलर की नज़र आएगी। और हम ट्यूनिंग फॉक्स से जो है इससे हम टेस्ट कर सकते हैं और हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद स्टेज ऑफ सपोरेशन में क्या होगी कि इसमें बहुत ज़्यादा शदीद एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, डेफनेस होगी इसके अंदर, और इसके अंदर शदीद वाला फीवर होगा, और साथ वॉमिटिंग कन्वलियंस भी हो सकते हैं। हम जब साइंस देंगे हमें क्या मिलेगा, हमें रेड और बल्जिंग जो है ना वो मिलेगी। जब भी आपको कह दें कि रेड एंड बल्जिंग है, तो अगर वो पूछे आप स्टेज कौन सी है, तो ये है स्टेज ऑफ सपोरेशन। अगर वो कह दें यूनिफॉर्मली रेड है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, प्री सपोरेशन स्टेज है वो। और इसके अलावा क्या होगा कि टिम्पैनिक ब्रेन जो होती है वो बल्ज की होती है, जैसे कुछ चीज़ अंदर भरी पड़ी है और वो बाहर तरफ फटने को आ रही है, इस तरह से होती है। जब वो बहुत ज़्यादा सपोज नहीं बल्ज है, सपोज करें ये बल्ज है बहुत ज़्यादा, तो इसके सेंटर में क्या होगी, बिल्कुल एक येलो स्पॉट होगा, मतलब बिल्कुल अनकरीब जो है वो बिल्कुल रप्चर होने के करीब है। सो हम साथ हमने एक्सरे करवाना होता है इसके, ठीक है, एक्सरे करवा के देखते हैं कि अब सपोरेशन हो गई है, तो मिडल मैस्टोइड इफेक्ट तो नहीं हो गया। उसके बाद जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो इस स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट दे दें, तो ट्रीटमेंट देने के बाद क्या होगा कि रेजोल्यूशन स्टेज हो जाएगी, या खुद ब खुद भी हो सकती है, फिर ट्रीटमेंट के बाद भी हो सकती है। सो ऐसे में क्या होगा, जब क्या खुद ब खुद कैसे होगी कि उस वो रप्चर करेगी, रप्चर के बाद जो है वो एयर डिस्चार्ज जो है सारा पस बाहर निकल जाएगा, तो पेन भी रिलीव हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो फील बेटर करेगा। उसके बाद स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अगर पेशेंट को ट्रीट ना करें हम, तो क्या होगा कि उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। कॉम्प्लिकेशन का चैप्टर आपका फर्दर भी है, मिडिल ईयर के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लेकिन याद रखना है कि इसमें मैस्टोइडाइटिस हो सकता है, फेशियल की पाल्सिस हो सकती हैं, इसके अलावा एप्सिस बन सकता है, और इनर ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, लैम्ब्रेंथाइटिस हो सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूरल एप्सिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एप्सिस हो सकता है। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर पूरा का पूरा आपका वो आपने करना है। ट्रीटमेंट कैसे करनी है, आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, आपने लाजमी जो है इसमें नाम भी याद रखने हैं एंटीबायोटिक्स के।
सो ये एंटीबायोटिक्स देंगे, डिकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप्स देंगे, उसके अंदर एफेड्रीन जो है, नाम भी याद रखना है आपने। इसके अलावा ओरल डिकंजेस्टेंट देंगे जिसमें सूडोएफेड्रीन आती है, ये आगे भी आपके बार बार जो है यूज़ होती हैं, सो आपने याद कर लेने हैं। एनाल्जेसिक दे देंगे, एटोलेट कर लेंगे, ड्राई लोकल हीट दे देंगे इसको, ठीक है। और मेरिंगोटमी कर देंगे। मेरिंगोटमी क्यों किए? क्योंकि मेरिंगोटमी इसलिए करते होते हैं, सपोज करेंगे स्टेज जो है वो 3rd है, इंस्पिरेशन हो गई है और वो अनकरीब है कि उसने रप्चर कर जाना है, तो हमने क्या करना है कि हमने अगर बल्जिंग है उसको, तो हमने खुद एक इंसिजन देना होता है और इंसिजन दे के और उसको रिलीव करवाना होता है। जहाँ पे बल्जिंग, जहाँ मैक्सिमम बल्जिंग होती है वहाँ से हमने देनी है, इंसिजन देंगे और वहाँ पे एविक्यूएट कर देंगे। आपके लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, मेरे गोटमी का चैप्टर दिया हुआ है एक, वहाँ से आपने लास्ट में ये दफ़ा देखना है कि इंसिजन देते होते हैं, ठीक है। सो उन इंसिजन के नाम है, 2 इंसिजन दे सकते हैं, वो नाम याद रखते हैं। मेनली जो हम देते हैं इंसिजन पॉजिटिव पेनिम्ब्रेन है, तो हम एंटी इन्फीरियर या इस तरह कर्वीलिनियर फैशन में हम इसको दे रहे होते हैं इंसिजन। सो मेरे गोटमी क्या करते हैं कि हम एक सुराख करते होते हैं, सुराख से जो है कॉन्टीन्यूस जो वो डिस्चार्ज है वो निकल रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करना है वो है ओटाइटिस मीडिया विद अफ्यून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या होता है कि एसओएम और ओटाइटिस मीडिया विद अफ्यून जो है ना, वो बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज कर रहे होते हैं। सो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ इसके अंदर। हम सिक्योरिटी ओटाइटिस मीडिया भी कह रहे होते हैं और ये आपके वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शौक से जो है आपके एग्जामिनर सुनते होते हैं चैप्टर पूरा ही, बल्कि सो सिक्योरिटी और मिकोड और ग्लू ईयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होती है कि ऑक्सीजन ट्यूब की माल फंक्शनिंग होती है। अक्यूट में स्पोरेटोटाइटिस मीडिया में कहता है कि इसमें मेनली इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें इन्फेक्शन नहीं होता, विदाउट इन्फेक्शन क्या होता है कि उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, या तो ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक होने के बाद सिक्रीशन जो नॉर्मली हो रही होती है वो मतलब एक्युमुलेट हो जाए, या फिर ये मिडल एयर की कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन हो गया है कि उसकी सिक्रीशन ही बढ़ गई है। तो दोनों केसेस में ये होता है। सो माल फंक्शनिंग क्या होती है कि अगर ऑक्सीजन ट्यूब ब्लॉक हुई है तो कौन कौन सी कॉजेज होंगी? एडनॉइड हाइपोप्लेजिया हो सकता है। जब आपका एडनॉइड्स का यूक्यूज आता है तो वो बताते होते हैं साथ के मतलब उसको सांस में प्रॉब्लम आती है, साथ उसकी जो है मिडल एयर में इन्फेक्शन है, मिडल एयर में जो है वो पेन एयर में जो इसका पेन होता है। सो उससे भी आप जो है इसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये हो गया, उसके बाद एलर्जी हो सकती है कि ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए। ओटाइटिस मीडिया है, उसके बाद वो रिजॉल्व नहीं हुआ और बार बार जो सिक्रीशन बढ़ गई है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। फीचर्स क्या होती हैं कि इसमें एक तो हेयरिंग लॉस होगी पेशेंट को, ठीक है। अब बच्चे को जब हेयरिंग हेयर्स एबनॉर्मल होगी तो वो बोल भी सही नहीं सकता, ठीक है। तो माइल्ड इसमें ईयर एक भी होगी। अब क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? टिम्पैनिक ब्रेन इज़ ऑफन डल एंड ओपेक, यही आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, यही आपने याद रखना है कि डल एंड ओपेक होती है, नॉट रेड। जबकि हमने अक्यूट सेपरेटेड ओटाइटिस मीडिया में क्या कहता है कि वो रेड और बल्जिंग थी, यहाँ पर डल एंड ओपेक है विद लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। ये लाइन अगर आ जाती है आपकी तो आपका क्या है, ओटाइटिस मीडिया विद अफ्यून आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हल्की फुल्की जो वेसल्स हैं वो हो सकती हैं हैंडल ऑफ मेलिस के ऊपर या पेरिफेरी के अंदर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। डिफर फ्रॉम मार्क कंजेशन ऑफ अक्यूट स्प्रेड, मतलब वो इतनी ज़्यादा पेरिफेरी भी होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसे कहें कि ये रेडनेस है, ये कंजेशन है, बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। इसके अलावा टिम्पैनिक ब्रेन जो है ना वो कहते हैं कि डिग्री ऑफ रिट्रैक्शन शो कर सकती है। अब उसमें क्या आता है कि इसमें बल्जिंग थी, इसमें जो है वो थोड़ी रिट्रैक्टेड हो सकती है, सही है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी मोबिलिटी भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। हेयरिंग टेस्ट करेंगे, ट्रेनिंग फोटो करेंगे, इसके अलावा ऑडियोमेट्री कर लेंगे और हम इसको एग्जामिन कर लेंगे। और इम्पीडेंस ऑडोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखनी है कि अगर पूछें आपसे कि अगर सपोज करें ओटाइटिस मीडिया के बारे में पूछें विद अफ्यून कि इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने बताना कि इम्पीडेंस ऑडोमेट्री जो है वो इसका इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। क्योंकि अगर फ्लूइड लेवल होगा अंदर तो हमें क्या मिलेगा कि हमें फ्लैट मिलेगा टिम्पैनोग्राम, इसके लिए हम एक्सरे करवा सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट अपने मेडिकल में सारे लिखने हैं, डिकंजेस्टेंट, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एयरेशन करवा देनी है। सर्जिकल में मेनिंगोटमी एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना ही करना है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है ग्रोमेट इंसर्ट करते हैं, ग्रोमेट इंसर्ट इसलिए करते हैं ताकि कॉन्टीन्यूस जो है वो डिस्चार्ज होता रहे, ठीक है। हमने ग्रोमेट इंसर्ट करना है और कॉन्टीन्यूस जो है उसका डिस्चार्ज होता रहे। इसके अलावा हम अगर मेस्टोइड इन्वॉल्व हो गए तो कॉर्टिकल मेस्टेक्टमी कर देंगे और कॉजेटिव फैक्टर जो है वो रिमूव करेंगे। अब कॉर्टिकल मेस्टेक्टमी और रेडिकल जो है वो दोनों आपके लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं इसकी एग्जामिनेशन इसके सर्जिकल प्रोसीजर के, तो वहाँ से आपने लास्ट में कर लेने हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है क्रॉनिक सिक्रेटिव ओटाइटिस मीडिया सिक्विली क्या होती है, मतलब ये किस तरफ लीड कर सकती है, नॉर्मली इसने कहाँ जाना होता है। सो ये है कि टिम्पैनिक ब्रेन की एट्रोफी हो सकती है, एटलेक्टेसिस हो सकता है, ओसिकुलर जो है उसकी नेक्रोसिस हो सकती है, टिम्पैनिक स्क्लेरोसिस हो सकती है। और इसके अलावा जो है रिट्रैक्शन हो सकती है, कोलेस्ट्रोमा हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा वगैरह बन सकता है। ये आपने जो है इसके अंदर लास्ट में याद रखना है। बायोट्रोमा दफ़ा रीड कर लेना है आपने, ठीक है। ये थोड़ा सा है कि आपका चांसेस हो सकते हैं आने के MCQs के, तो आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। सो ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। इसमें मेनली जो है वो 2 टॉपिक्स हमने किए हैं, कौन सा, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया
और जो है ओटाइटिस मीडिया विद अफ्यून, ठीक है, ये आपने करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स।